जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपको दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट हमारा आपका 22 होगा। वीडियो को 1.10x पर जरूर देखिएगा, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा भैया। चलिए, देखिए आपका एग्जाम में मात्र 13 दिन बचा हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 का शुरू होगा। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा टेस्ट नंबर 22 का। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसके रिलेटेड आप लोग को अगर कोई बुक चाहिए होगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका बुक दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट का, आप लोग ऑनलाइन खरीदिए, उसको सेट लगा लीजिए एग्जाम से पहले एक बार, थोड़ा बढ़िया रहेगा। फिर निम्नलिखित हिमालयी पर्वत चोटियाँ हैं, बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। बताइए, निम्नलिखित हिमालयी पर्वत चोटियाँ हैं तो देखिए आपका कामेट भी हो गया, नंदा देवी भी हो गया और आपका धौलागिरी भी हो जाएगा, अब माउंट अन्नपूर्णा वन भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चारों जो है सो हिमालय पर्वत चोटियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। पता निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी निकोबार द्वीप की समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका माउंट थुलियर जो है सो आपका, देखिए चोटी निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कौन, आपका माउंट थुलियर है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए भारत के तटीय और महासागरीय द्वीप डेटाबेस के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित माउंट थुलियर 642 मीटर ऊंची के साथ निकोबार द्वीप समूह की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सबसे ऊंची चोटी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, कौन कौन से दो द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, तो ये कौन से दो द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, कौन से अलग होते हैं, तो आपको देखिए सुहेली पारदीप और मणिपुर द्वीप आपको जो है सो 9 डिग्री चैनल के द्वारा आपका अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, 9 डिग्री चैनल अरब सागर के एक महत्वपूर्ण जल निकाय है जो लक्षद्वीप द्वीप समूह, कल्पेनी द्वीप और सुहेली पार द्वीप को मणिकॉय द्वीप से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 के। और वीडियो को भैया 1.10x पे देखिएगा, स्पीड अभी का अभी बढ़ा लीजिए भैया, स्पीड नहीं बढ़ाइएगा। बीच बीच में क्या होता है कि हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो उसके कारण होगा कि स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो मैनेज हो जाएगा और सुनने में भी मज़ा आएगा। चलिए अगले 4 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, 1994 में अपनाई गई योकोहाम राजनीति रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए 1994 में अपनाई गई योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका प्राकृतिक आपदाओं के लिए समन और तैयारी के लिए आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा रणनीति और कार्य योजना को 23 से 27 मई 1994 के बीच जापान के योकोहामा में आयोजित प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, अभिकथन 1 है कारण आर। अभिकथन 1 में क्या, अक्टूबर और नवंबर दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं, वही कारण आर में है, ध्यान रखिएगा। अंडमान सागर और उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस विधि के दौरान अक्सर भारत में पूर्वी तट से टकराते हैं, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ए और आर तो हमको दोनों सही लग रहा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। हाँ देखिए, ए और आर दोनों सही है, और जो है सो ये जो है आर जो है एक की आपका सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग एनबी तथा उनके स्थान है, क्या इसमें बोला कौन सा आपको सम्मिलित नहीं है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग एक हुगली नदी, क्या ये आपका सम्मिलित है, ध्यान रखिए। क्या आपका ये सम्मिलित है, तो ये आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है। इसमें बोला कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल
बिल्कुल सही सम्मिलित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा नदी, बिल्कुल सही संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 68 तापी नदी, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा। भारतीय जलमार्ग भारत सरकार द्वारा नेविगेशन के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग है। और देखिएगा, और उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 78 का, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए तापी नदी NB 100 से संबंधित है। NB 68 गोवा के मंडोवी नदी को संदर्भित करता है। ध्यान में रखिए NB 68 जो है, जो आपका किसको करता है, तो वो गोवा को मंडोवी नदी को करता है। ध्यान में रखिए मंडोवी नदी, यहाँ लिख देते हैं मंडोवी नदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिए कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है। क्या बोल रहा है, कौन सी विशेषता भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है। आपका 60% से अधिक उच्च लौह पदार्थ। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क आमतौर पर 60% से अधिक लौह की मात्रा वाला होता है, जो इसे विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता में से एक बनाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की। और अब अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से देखिए रामसर स्थल हो गया और राज हो गया, इसमें कौन सा आपको सही सम्मिलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए दीपोर बिल असम आपको बिल्कुल सही सम्मिलित है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, बिल्कुल सही सम्मिलित है। उसके बाद देखिए आपका है नल सरोवर झील है गुजरात, बिल्कुल सही सम्मिलित। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नल सरोवर झील पढ़ने में थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए कोलेरू झील तमिलनाडु, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। चलिए आप लोग बताइए कोलेरू झील आपका किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिए कोलेरू झील आपका जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है वह आंध्र प्रदेश में, देखिए आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आपका नहीं है। ध्यान रखिए, इसको काट देते हैं। चलिए याद करते जाइए कभी हर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 के। बताइए कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संघनन क्या है। संगठन क्या बताइए, कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित कोयला गैस का प्राथमिक संगठन क्या है। प्राथमिक संगठन क्या है, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोयला गैस का उत्पादन कोयला गैसीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यहाँ ठोस कोयले को गैसीय ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। कहाँ है प्रश्न नंबर 10। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की किस क्षेत्र में मुख्यतः चाय की खेती की जाती है। बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः चाय की खेती की जाती है। तो कान्हा मलाई और नीलगिरी पहाड़ी में आपका जो है सो ध्यान रखिए चाय की खेती की जाती है। कहाँ, दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। देखिए दक्षिण भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी में केंद्रित है, क्योंकि ये क्षेत्र चाय के लिए आवश्यक आदर्श कृषि जलवायु परिस्थितियाँ निर्मित करते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। पता है निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा क्या है। तो निम्नलिखित में से काली मिट्टी की एक प्रमुख सीमा क्या है, तो आपका खराब जल निकासी है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी महीना चिकनी बनावट के कारण नमी को बनाए रखने में उच्च क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यह विशेषता कपास जैसी फसलों को सूखे से दौरान में भी पनपने में सहायता प्रदान करती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए पश्चिम घाट को पार करते समय निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिमी घाट को पार करते समय, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को पार करते समय दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में करना। ध्यान में रखिए उत्तर से दक्षिण की ओर करना है हम लोग को। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए पहला को कौन सा जगह बताइए। पहला तो आपका देखिए हो जाएगा
थाल घाट पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा भोर घाट। उसके बाद हो जाएगा आपका पाल घाट। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थाल घाट हो जाएगा, भोर घाट हो जाएगा, पाल घाट हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा अपवाहित होता है? बताइए मालवा पठार निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा अपवाहित होता है? तो ये आपको किन नदियों के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका देखिए चंबल के द्वारा होता है, केन के द्वारा होता है, बेतवा के द्वारा होता है। तीनों नदियाँ जो है सो आपका मालवा पठार की नदियों को अपवाहित करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे देखिए सही बोल रहा है। चलिए बताइएगा। देखिए कथन एक में है बायोलिथ बृहद ग्रेनाइट पिंड होते हैं जिसका पृथ्वी की भूप्रपट्टी में गहराई शीतलन होता है तथा उत्तरी परतों के अपरदन के बाद प्रकट होते हैं। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपको बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है, देखिएगा, लेकोलिथ गुंदाकार अंतर्वृद्धि पिंड होते हैं जो आधार से एक नीलीनुमा मार्ग द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कथन दो आपका सही है? बताइएगा क्या कथन दो आपका सही है? तो कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप लोग एक बार थोड़ा खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है? बताइए दक्कन पठार छोटा नागपुर पठार से किसके द्वारा अलग होता है? तो आपका एक भ्रंश रेखा के कारण आपका जो है ये दोनों आपका अलग हो जाते हैं। देखिए दक्कन पठार और छोटा नागपुर पठार का भारत में दो अलग अलग भूवैज्ञानिक क्षेत्र हैं। ये एक भ्रंश रेखा द्वारा यानी कि फाल्ट लाइन के द्वारा अलग किए गए हैं जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के एक दरार या टूटन है जिसके साथ साथ चटनी परतों की अपेक्षा विस्थापन हुआ है, याद रखिएगा। अब वीडियो को भी 1.10x पर देखिएगा। और आप लोग अगर इसके रिलेटेड आप लोग को बुक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारा बुक इसके रिलेटेड दिया हुआ है, आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग वो सेट लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सर के द्वारा से हर सर जितना हो गया, जितना आप IAS का हो गया चाहे BPSC का सर हो गया, सबका बुक लॉन्च किया गया था। सबका बुक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, याद रखिएगा। चलिए 16 में प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जास्कर श्रेणी के उत्तर में है? जास्कर श्रेणी के उत्तर में आपको कौन कौन सा है? तो जास्कर श्रेणी के आपको उत्तर में है, ध्यान में रखिए, लद्दाख श्रेणी। आप लोग तो कुछ आंसर बतेबे नहीं करते हैं भैया। ये जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय के एक हिस्सा है जो हिमाद्री ग्रेट हिमालय के उत्तर में फैली हुई है और इसके समांतर चलती है। यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 की ओर देखते हैं। मतलब फसल है और ऋतु ही है यार मौसम है। बताइए इसमें क्या बोल रहा है, कितने कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में जौ, ये होगी रबी फसल, बिल्कुल सही है। कदन ये आपका खरीफ फसल, ये भी बिल्कुल सही है। तारबूज आपका जायद फसल, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए जो विशिष्ट रूप से रबी फसल है, कंदन जैसे बाजरा और ज्वार मुख्य में खरीफ फसलें हैं। तरबूज एक प्रसिद्ध जैद फसल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। देखिए यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए 3 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसका सही क्या होगा। देखिए जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों से संबंधित है, न कि परिवहनों से। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, न कि परिवहन से। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। हम बार बार बोल रहे हैं भैया, थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए। आप लोग नए बढ़ा रहे हैं तो छोड़िए। 19 नंबर प्रश्न बताइएगा, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में यह 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक सतत पर्वत श्रृंखला है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए ये पूर्वी तट के समांतर महानदी घाटी दक्षिण से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत हैं। ये पूर्वी घाट के बारे में आपका बिल्कुल, पूर्वी घाट के संबंध में बिल्कुल सही है। तो रखिए, देखिए एक आपका ये जो गलत है, इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए पूर्वी घाट का एक सतत पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्या बोल रहा है, पूर्वी घाट का एक सतत श्रृंखला आपका नहीं है, बल्कि यह 600 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ अत्यंत पहाड़ियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका पहाड़ियाँ हैं सारा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, मौसम है अरबी है, इसमें बोल रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए एक में शीत ऋतु आपका दिसंबर से फरवरी, बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रीष्म ऋतु दक्षिण में मार्च से मई और उत्तर जून में, तो रखिए बिल्कुल आपका सही है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ना मई से अगस्त, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का निवर्तन अक्टूबर से नवंबर, बिल्कुल आपका सही है। देखिए सी नंबर जो आपका गलत है, इसमें बोल भी रहा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम आधिकारिक तौर पर जून में शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है, मई अगस्त तक नहीं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए आपका मई अगस्त तक आपका नहीं रहता है। कब तक रहता है आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपका जून से सितंबर तक जारी रहता है। कहाँ तक, जून से सितंबर, लिख देते हैं, जून से सितंबर तक जारी रहता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए, ऊपर उपयुक्त में से उन्हें परिदीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है। इसको प्रमाण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है सो देखिए महाद्वीपीय मार्जिन के जी 100 फीट को कब देखिए माना जाता है, क्या माना जाता है, उन्हें महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में के लिए प्रमाण माना जाता है। ध्यान रखिए ये तीनों को जो है सो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण माना जाता है। ध्यान में रखिए तीनों को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन से देखेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए जिस 100 फीट दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के तटरेखा में एक पहेली की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से जब महाद्वीपीय तटों पर विचार किया जाता है तो यह अतः के संबंध में संकेतक होते हैं। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बनाता है कि महाद्वीपीय कभी भी एक भूभाग का हिस्सा थे और बाद में यह अलग अलग हो गए थे। साक्ष्य की कई पंक्तियां इस सिद्धांत को समर्थन करती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में भैया, पूगा घाटी लद्दाख में आपको कौन नहीं जानते हैं बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए अनियमित भू आकृतियों और आंतरिक ब्रह्म बलों के कारण पृथ्वी के गतिशील संतुलन की नियंत्रित स्थिति को वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो प्रयुक्त शब्द आपका क्या है, तो प्रयुक्त शब्द आपका स्थल मंडल, क्या स्थल मंडल समन व्यवस्था है, ध्यान में रखिए समय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर समस्थानिक हो जाएगा, ये आपका माफ कीजिएगा, ये आपका गलत हो गया था, इसको मिटा देते हैं हम।
देखिए, अनियमित भू आकृतियों और आंतरिक भ्रम बलों के कारण पृथ्वी के गतिशील संतुलन की निरंतर स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द आपका समस्थानिक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। पते भावार्थ क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? भावार्थ क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? देखिए इस क्षेत्र में सरिताएं एवं भूमिगत हो जाती है। कहाँ है ये? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में। ध्यान रखिए, देखिए इस क्षेत्र में सरिताएं प्रायः भूमिगत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भावार्थ क्षेत्र में मैदान की एक संकीर्ण पट्टी है जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों की बाहरी ढलानों में साथ स्थित है। यह मुख्य रूप से बजरी और मोटे रेत के कणों से बनी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का युवा बलित पर्वतों का विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के युवा बलित पर्वत की विशेषता नहीं है? युवा बलित, यहाँ ध्यान दीजिए, युवा बलित पर्वत का हिस्सा नहीं है। कब? उत्तरी भारत का। ध्यान रखिएगा कौन सा आपका नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है एक समान ऊंचाई वाले मंद ढलान का भूभाग, ये जो है आपका ध्यान रखिएगा उत्तरी भारत के युवा बलित पर्वतों का विशेषता नहीं है। बाकी आपका सब युवा बलित पर्वत का हिस्सा है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता आपका नहीं है? ये याद रखिएगा। तो कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, ये जो है आपका भारत के संसदीय प्रणाली का विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं होता था? बताइए कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं होता था? कौन नहीं होता था? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो आपका प्रारूप समिति का सदस्य नहीं होते थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण समितियां में से थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व दिया गया था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें के 7 कौन थे? 4 तो देखिए यहीं पर हो गया, डॉक्टर M.K. मुंशी हो गया, N. माधवराव हो गया, T.T. कृष्णमाचारी हो गया, 3 को यहीं पर हो गया आपका। यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, जिसमें जो बोला कौन सा सुमिलित नहीं है, नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए, अंतरिम सरकार और सदस्य हैं प्रभावित पोर्टफोलियो विभाग हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके सारे सरकार के सदस्य हो गए हैं, इधर सारा आपका जो है सो पोर्टफोलियो विभाग हो गए। बताइए जवाहरलाल नेहरू आपका, चलिए मिलान कीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू आपका हो जाएगा परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश कार्य एवं राष्ट्रमंडल संबंध। देखिए ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिएगा, एक हो जाएगा आपका 2 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा गृह संरचना एवं प्रसारण 1 में हो जाएगा। बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका जो खाद्य एवं कृषि हो जाएगा। बताइए लियाकत अली खान आपका कहाँ हो जाएगा? लियाकत अली खान आपका बीच में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? बिना ऑप्शन देखे हम लोग को मिलान करना भी है, ऑप्शन देख लीजिएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन आपका सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में न्यायिक सक्रियता अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका को संदर्भित करती है, तो एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका न्यायिक संयम का अर्थ है जब न्यायालय विधायी और कार्यपालिका की कार्रवाइयों का हस्तक्षेप करने से बचते हैं, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। बताइए न्यायिक समीक्षा के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है, तो पता चल जाएगा देखने से ही।
कि एक में भारतीय न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में विधि की समन्वय प्रक्रिया के बजाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उपयोग के कारण सीमित हैं। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में भारतीय न्यायालय किसी भी विधि को अनुसूचित होने या नीतिगत आधार पर रद्द कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सही है, दो गलत है। एक सही, केवल एक कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न बताइएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? पटना है भैया। ये सब क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका भाग 5 का अनुच्छेद 124, 147 के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्वेश्चन भैया तो आप लोग तो मुँह में पर रहता होगा एकदम। 33वां प्रश्न बताइए। बिहार के किस स्थान पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का एक नए हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी दी है? एक नए हवाई अड्डे को आपको मंजूरी दी है, तो आपको कौन दिए हैं? तो आपको बिहटा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइए स्पीकर प्रो टेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? स्पीकर प्रो टेम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए इसका सही हो जाएगा, वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अवध के निर्वाचित होने तक अध्यक्षता करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 35 की होती है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या था? तो बिहार का स्थान क्या था? बिहार का 29वां स्थान था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुदान का प्रकार है और विवरण है। इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में मतलब पूरक अनुदान यह तब दिया जाता है जब पहले से स्वीकृत राशि अपर्याप्त हो। क्या आपका कथन एक आपका सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। अतिरिक्त अनुदान वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए दिया जाता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। बाकी सी और डी आपका सही है, याद कर लीजिएगा। इसमें बोला कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमिलित नहीं है। हम आप कीजिएगा, उसको सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए थे। मतलब ये निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये कौन सा को शामिल है? देखिए करों का आरोपण मूल्य विनियम, ये तो 110 के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल है। केंद्र सरकार का द्वारा धन का उधार लेना, ये भी जो है सबका अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल है। संसदीय द्वारा वेतन और भत्ते, ये पद जो है से अनुच्छेद 110 के द्वारा शामिल नहीं है। देखिए डी में आपका भारत के संचित निधि में धन निकासी, ये भी जो है सबका अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या बोलता है कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका शामिल नहीं होगा। देखिए अनुच्छेद 110 धन विधेयक को एक ऐसे विधेयक के रूप में परिभाषित करता है जो केवल वित्तीय मामलों से संबंधित हैं, जैसे कि कराधान, सरकारी उधार, भारत में समावेशन का आकस्मिक निधि विनियोग और प्रभावित व्यय की घोषणा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 110 की। तो लोकसभा को अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन है। मतलब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन है। आवश्यक न्यूनतम समर्थन आपको कितना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 50 सदस्य होनी चाहिए। 39वां प्रश्न देखिए, स्टार छोड़ देते हैं भैया, इसको आप लोग खुद बताइएगा। देखिए आधा यहाँ है, आधा यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए आधा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग मिलान करके हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम पे आइएगा, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र प्रकाशन में जलियांवाला बाग घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में सार्वजनिक निधि शुरू की थी? सार्वजनिक निधि आपका शुरू की थी, तो आपका द मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा शुरू किए गए थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारत में ब्रिटिश शासन की क्रूरता पर प्रभाव पड़ा, जिसके बाद इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति नियुक्त की गई थी, लेकिन इसे न्याय दिलाने में विफल रही थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर
बताइए। और थोड़ा सा इसका सलूशन देख लेते हैं भैया। देखिए, गोलीबारी का आदेश देने वाले जनरल डायर को ब्रिटेन के व्यापक समर्थन मिला। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ने उनकी कार्रवाई का समर्थन किया और द मॉर्निंग पोस्ट, एक ब्रिटिश समाचार पत्र, ने उनका समर्थन करने के लिए एक लोक निधि शुरू करके अपमानजनक कदम उठाया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइए, भारत स्तरीय महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपका इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन संस्थापक सुमेलित नहीं है? क्या है ये? सारा आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठन है और संस्थापक है। ये सारा आपका संस्थापक हो गए, ये सारा आपका संगठन हो गए। बताइए, हिंद एसोसिएशन संगठन का संस्थापक कौन है? चलिए बताइएगा, इसमें क्या बोला, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हिंद एसोसिएशन स्वर्ण सिंह भाखना बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इंडियन हाउस श्यामाजी रामकृष्ण के द्वारा इनका संस्थापक बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये आपका जो है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा भैया। और देखिए, भारतीय प्रेस सोसाइटी क्या है, मैडम भाकाजी कामा, ये भी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका भारतीय राष्ट्रीय सेना का आपको कौन है भैया? चलिए, इसका आंसर देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक आपको कौन है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है। बताए, एलिफेंटा गुफाएं थी तब वो कहाँ थी? तो देखिए, बौद्धस्थल थी और सेव साइट थी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए, वर्ष 1859 के नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन देखिए, एक में आपका है, दिगंबर बिस्वास और विष्णु विश्वास ने बंगाल के प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि एक आपका बिल्कुल सही है। दो में सरकार ने विद्रोह का दमन कर दिया, बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सडंग शब्द से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सडंग शब्द से संबंधित हैं? आपको चित्रकारी संबंधित है सडंग शब्द से। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की एक प्रधानता या विशेषता थी? बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की एक प्रधानता विशेषता थी, ये आपको कौन थी? बताइए। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जिला मजिस्ट्रेट प्रशासकों की जमानत राशि जब्त कर सकता था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के विद्रोही लेखन ओरिएंटल भाषाओं में प्रकाशित अखबारों में को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम में मुख्य प्रावधानों में से एक था कि जिला मजिस्ट्रेट किसी भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रकाशन में ऐसा बॉन्ड का आदेश दे सकता था कि वे सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने या समुदाय के बीच वहम से बढ़ाने वाली सामग्री को प्रकाशित ना करें। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आ गया भैया। देखिए, राजा रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, तो आपका श्रवणकोर के थे। ध्यान में रखिएगा। बताइए, चौसा का युद्ध लड़ा गया था, तो आपका 1539 में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है भैया, तो छोड़ना नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये इसमें अब टाइम वेस्ट कहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया यार। 99वां प्रश्न बताइए, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, इसको हम लोग कालानुक्रम व्यवस्थित करते हैं। तो पहला तो देखिए आपका हो जाएगा हरिहर प्रथम, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बुक्का प्रथम, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ये आपका तीसरा हो जाएगा।
कृष्णदेव राय ये आपका चौथा हो जाएगा, जैसे है वैसे ही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका अगर पूरा हम देखिए हरिहर बुक्का के जैसे हरिहर प्रथम कि देखिए 1936 से लेकर 1956 तक आपका शासन किए थे। वह विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। वह भावना संगम के सबसे बड़े पुत्र थे और संगम राजवंश के संस्थापक भी थे। देखिए बुक्का के बारे में हम लोग जानते हैं, तो बुक्का 1356 से लेकर 1377 तक शासन किए। वो अपने भाई हरिहर प्रथम के उत्तराधिकारी बने और 1377 तक शासन किया तथा साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ जारी रखा। देखिए हरिहर द्वितीय, इसके देवराय द्वितीय प्रथम के बारे में जानते हैं, देवराय द्वितीय के बारे में। देखिए 1824 से लेकर 1446 तक ये शासन किए थे। वह संगम वंश के शासकों में से एक महान थे। उनके शासनकाल के दौरान इतालवी यात्री निकोलो कोंटी और फारसी इतिहासकार अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को रौंद दिया। उसके बाद आपको बच्चे कृष्णदेव राय, ये आपको 1509 से लेकर 1529 तक शासन किए थे। वह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। उन्होंने बहमनी साम्राज्य को उनके कानूनी शासक मोहम्मद शाह को बहाल कर दिया। पूरा डिफिनेशन के साथ में पढ़ा दिए हैं भैया। एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। हरिसेन जो है सो आपका समुद्रगुप्त का आपका दरबारी कवि था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 51 की और सूची 1 सूची 2 से हम लोग को मिलान करना है। बताइए खिलजी वंश आपका कब, क्या बोल रहा है, खिलजी वंश आपका कब से कब शासन किए थे? शायद यही है, बताइएगा। देखिए खिलजी वंश जो है आपका 1290 से लेकर 1320 तक आपका शासन किए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत के एक प्रमुख मुस्लिम शक्ति जिन्होंने 1206 से लेकर 1526 तक शासन किया, है ना, कि 1526 तक शासन किया था। कौन, बताइए, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश आपका कब से कब तक शासन किए थे? तो गुलाम वंश आपका जो है सो 1206 से लेकर 1290 तक शासन किए थे। लोधी वंश आपका कब से कब तक शासन किए थे? तो लोधी वंश जो है सो आपका 1451 से लेकर 1526 तक शासन किए थे। बट तुगलक वंश आपका कब से कब तक राजा शासन किए थे? तो 1320 से लेकर 1414 तक शासन किए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए गुलाम वंश का, चलिए बताइए, गुलाम वंश का आपका कब से कब तक समय सीमा रहा था? तो 1206 से लेकर 1290 तक, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का हम बोले थे। उसके बाद खिलजी वंश का आपका कब से कब तक रहा था? तो खिलजी वंश का आपका 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश का देखिए यहाँ एक में हो गया। और ये तुगलक वंश का कितना हो गया? आप लोग को याद है नहीं है भैया, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए 15वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद खिलजी करवाए थे। देखिए 15वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद खिलजी किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य रूप से मराठों द्वारा लाए जाने वाले चौथा सूरदेशमुखी के अनुपात का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्य रूप से मराठों द्वारा लाए जाने वाले चौथ एवं सूरदेशमुख के अनुपात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सर्वोत्तम रूप से आपको कौन दर्शाता है? चौथे 1/4 सरदेशमुख का 1/10 भाग को आपका दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। बताइए वर्ष 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्तांतरित संधि का नाम क्या था? बताइए हस्तांतरित संधि का क्या नाम था? तो ये आपका थे पोरबंदर की संधि थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है 55 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से ऐतिहासिक शहरों और उनके संस्थापकों के युग का सही सुमेलित कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक शहरों एवं उनके संस्थापकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा आपका स्थापन किया गया था, बिल्कुल ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का आपका संस्थापक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। बताइए दिन पनाह जहांगीर के स्थापित किए थे? बिल्कुल आपका नहीं किए थे, ध्यान रखिएगा। बताइए शाहजहानाबाद आपका शाहजहां के द्वारा स्थापित किया गया था? बिल्कुल आपका संस्थापक इनका यही है।
इसमें बोला कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान में रखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, पहला आपका हो जाएगा जलंधर की संधि, उसका हो जाएगा काली की लड़ाई, उसके बाद हो जाएगा अमारोह की लड़ाई, उसके बाद हो जाएगा रावी की पहाड़ी। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बताइए, हुमायूं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मुगल दरबार में शामिल हुआ था? बताइए, हुमायूं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मुगल दरबार में शामिल हुआ था? कौन सा चित्रकार मुगल काल में आपका शामिल हुआ था? तो ये जो है सो आपका मीर सैयद अली और मोहम्मद अल समद जो है सो आपका किसमें शामिल हुआ था? देखिए, मीर सैयद अली और अद उद समद हुमायूं के शासनकाल के दौरान चित्रकला मुगल दरबार में शामिल हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न बताइएगा कि औरंगजेब की वर्ष 1707 में मृत्यु के बाद दक्कन के क्षेत्र में राजनीतिक परिमाण क्या हुआ? अतः औरंगजेब की वर्ष 1707 में मृत्यु के बाद दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक परिमाण क्या हुआ? तो राजनीतिक परिमाण आपका क्या हुआ था? देखिए, मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित की और शीघ्र ही सफल रहे। ध्यान में रखिएगा, मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित की और शीघ्र ही सफल रहे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 59 का सूची 1, सूची 2 सूची 1 में क्या है? भूमि का प्रकार है, सूची 2 में आपका क्षेत्र और विवरण है। बताइए, इसमें कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुरिंज तटीय क्षेत्र, एक हो जाएगा कृषि भूमि, पहाड़ी क्षेत्र, बिल्कुल आपका कुरिंज हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र। मूल्य, मूल्य आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मूल्य आपका जो है सो आपका, ठीक है, पशुचारी वन क्षेत्र हो जाएगा। देखिए, मरुदम, मरुदम आपका हो जाएगा 2 में कृषि भूमि क्षेत्र हो जाएगा। नेथल आपका हो जाएगा तटीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ रोक के आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा भैया, वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमको पता है कि आप लोग अब बीच में आप लोग जाने वाले हैं छोड़ के। किस शासक को नर्मदा घाटी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर उसके दक्षिण की ओर विस्तार को रोकने का श्रेय दिया जाता है? बताइए, किस शासक को नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर उसे दक्षिण की ओर विस्तार को रोकने के श्रेय दिया जाता? रोकने का श्रेय किसको दिया जाता था? पुलकेशिन द्वितीय को आपका दिया जाता। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं। ये पूर्वी भारत के पुष्यभूत वंश का राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, दक्कन में सभी विस्तार करने का प्रयास किया। हालांकि चालुक्य वंश ने प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हुए निर्णायक युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्रश्न नंबर 61 की ओर। प्राचीन भारत में गुप्त वंश की बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने क्या कहा था? देखिए, उन्होंने क्या कहा था? तो आपका दिनार कहे थे। ध्यान में रखिए, प्राचीन भारत में गुप्त वंश की बड़ी संख्या से सोने के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा जाता था, उन्हें दिनार कहा जाता था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला वह चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन था जिनके बाद पांडुलिपियां एकत्रित की थी? बताइए, वो कौन थे? तो ये आपका फयान थे। देखिएगा, चीनी बौद्ध यात्री और विद्वान फाहान, जिन्हें फयान या फाहियान कहा जाता है, लगभग 399 और 414 ईस्वी के बीच गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, शक युग और 78 ईस्वी में शुरू होता है और प्राचीन भारत के सिक्कों में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारतीय गणराज्य का आधिकारिक कैलेंडर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, शक संवत जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, का प्रयोग प्रारंभ में पश्चिमी क्षेत्रपों और अन्य अभिलेखों द्वारा दिनांकित सिक्कों में किया गया था।
ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी मौर्य काल के दौरान सुदृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण के साथ प्रमुख प्रांतीय केंद्र थे, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। कथन 2 मौर्य साम्राज्य के भौगोलिक सीमा पर पूरी तरह से समान प्रशासनिक व्यवस्था थी, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कथन 1 आपका सही, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, तोसाली हो गया और स्वर्णगिरी मौर्य काल के दौरान सुदृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण के साथ प्रमुख प्रांतीय केंद्र था, याद रखिएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न पर सूची 1 सूची 2 से मिलान करना बताइए। स्तंभ लेख 1 मिलान करना है, याद रखिएगा, देखना नहीं है इधर उधर। बताइए स्तंभ शिलालेख 1 यह अशोक की अपनी प्रजा का कल्याण और संरक्षण का प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा? यह अशोक की अपनी प्रजा। एक सेकंड रुकिए, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। सही उत्तर कौन सा जगह? हाँ सही है, पढ़ रहे थे हम। देखिए अशोक के लोगों का सुरक्षा का सिद्धांत अभी हम तुरंत पढ़े थे। देखिए स्तंभ शिलालेख 2 नकारात्मक कार्यों को कम करने, उनके सद्गुणों तथा करुणा, उदारता, सत्यता और पवित्रता जैसे गुण विकास पर बल देते हुए धर्म को परिभाषित किया। ध्यान रखिएगा, ये आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशोक की धम्म नीति अभी हम पढ़े थे। देखिए स्तंभ लेख 4 स्तंभ लेख 4 हो जाएगा। अशोक के प्रशासन के अधिकारी के एक वर्ग रज्जुकों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ हो जाएगा? रज्जुकों के आपका कर्तव्य, ध्यान रखिए। तो ये आपका 1 में हो जाएगा। स्तंभ लेख 5 ये जो पशुओं और पक्षियों की सूची, उन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप लोग मिलान कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। भैया क्या करना है, याद कीजिएगा। सही उत्तर आपका कौन सा होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर 66 की ओर। बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निगम शब्द का सही वर्णन करता है? बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निगम शब्द का सही वर्णन करता है? निगम शब्द का सही वर्णन कौन करता है? तो एक बाजार, शहर या व्यापार केंद्र जो शिल्प आधारित कामों से विकसित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। बताइए सूची 1 और सूची 2 सूची 1 में महाजन पद है, राजधानी है। क्या करना है? ऊपर दिए गए कोड का सही उत्तर करके आपको चुनना है। बताइए गांधार की राजधानी आपका कहाँ है? इसका क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं जानते होंगे भैया तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगा, बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगा। गांधार का आपका राजधानी तक्षशिला है भैया, ये याद रखिएगा। वत्स का राजधानी आपका कौशाम्बी है, ये याद रखिएगा। मत्स्य का प्राण विराटनगर है, ये याद रखिएगा। करु का राजधानी आपका हस्तिनापुर है। ये क्वेश्चन अगर नहीं जानते होंगे तो भैया मेरे कैटेगरी में आ जाएंगे फिर। 68 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में अग्रहार की सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन आपका कौन करते हैं? तो अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन ब्राह्मणों को दिया गया राजस्व मुक्त भूमिदान को करता है। रखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। तो प्राचीन भारतीय समाज में गृहपति किसे कहा जाता था? प्राचीन भारतीय समाज में गृहपति किसे कहा जाता था? तो गृहपतियों का परिवार के संसाधनों को नियंत्रित करने वाले घर का मुखिया को आपका कहा जाता था, आपका गृहपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 70 के ओर। देखो विनय पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? विनय पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में आपका यह संघ और मठवासी आदेश शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून शामिल है। क्या इसमें संघ और मठवासी आदेश में शामिल होने वाले के लिए नियम और कानून शामिल हैं? जो कि एक आपका बिल्कुल सही है। लेकिन 2 में उल्लिखित नियमों के अनुसार एक भिक्षु बिना किसी प्रतिबंध का परिवार, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है प्रश्न नंबर 71 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। चलिए बताइए कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1952 में हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, ये काट दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, 1995 में हुआ था। देखिए 2 में टैरिफ और व्यापार के सामान्य समझौता गैट की स्थापना 1948 में तय संस्थापक सदस्यों देशों के साथ की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है। देखिए एक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 191 सदस्य देशों द्वारा शामिल हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। 2 में आपका इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 44 देशों द्वारा की गई थी, बिल्कुल आपका ये भी सही है, ध्यान रखिए। 72 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण आपका कौन सा नहीं है। तो भंडारण जो है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। बाकी चीनी या गुड़ द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। तेल रिफाइनरी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। प्लास्टिक आपका जो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। ध्यान रखिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये आपका नहीं होगा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 74 पर प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी प्राप्तियों का घटक है। निम्नलिखित में से कौन से पूंजी प्राप्तियों के घटक हैं। कौन सा पूंजी प्राप्तियों के आपके घटक हैं बताइए। तो ये जो है सो आपके सरकार द्वारा जुटाया गया बाजार ऋण, ये आपका जो है सो पूंजी प्राप्तियों के घटक हैं, ध्यान रखिएगा ये आपका है। उसके बाद आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों से विनिवेश आय, ये भी आपका जो है पूंजी प्राप्तियों का घटक हैं। GST और आकार जैसी कर प्राप्तियाँ, ये आपका जो है पूंजी प्राप्तियों का घटक नहीं है। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, ये जो है आपका पूंजी प्राप्तियों के घटक हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें लेकिन क्या बोल रहा था, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी प्राप्तियों का घटक हैं, कौन से घटक हैं, ठीक तो है। तो भैया तो 1, 2 और 4 आपका पूंजी प्राप्तियों के घटक हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर आज का आखिरी प्रश्नों का भैया, ध्यान रखिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द का क्या अर्थ है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द का क्या अर्थ है। डिफ्लेटर शब्द का क्या अर्थ है। तो आपका मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति स्तर का आकलन करने वाला मूल्य सूचकांक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद GDP मूल्य सूचकांक समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है। इसकी गुणवत्ता इसी प्रकार की जाती है, जैसे GDP हो गया मूल्य सूचकांक बराबर हो गया मौद्रिक GDP बाय वास्तविक GDP गुणे 100 कर दीजिएगा, तब वो निकल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक WPI और CPI के तहत किसी स्थिर बास्केट के आधारित नहीं होता है, बल्कि यह सभी वस्तुओं की सेवाओं को सम्मिलित करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।